नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 10th जो सोशल साइंस का चैप्टर अपने चल रहा है, चैप्टर नंबर 16, जिसके PDF आपको भेजा गया था, आपने पढ़ा भी होगा उसको। तो उस चैप्टर को आज समझते हैं और ध्यान से इसको सुनना है। आज हमारे टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। यानी हमारी जो तेज़ी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अपने देश की आर्थिक स्थिति। तो अपनी जो अर्थव्यवस्था है, इनकम के रिसोर्स, जो जितने भी इनकम के साधन हैं, उन इनकम के साधनों के आज लगातार, क्यों हमारा देश क्या है? विकासशील देश है। तो विकासशील देश में अगर सभी संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो सभी देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है हमारे भारत देश की। और इसलिए इसके सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ भी आती है। अब वो चुनौतियाँ कौन कौन सी, उनके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो अपन ध्यान से देखते हैं, शुरू से स्टार्टिंग से देखो। भारत आज विश्व की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। यानी तेज़ी के साथ ग्रोथ करती हुई, तेज़ी के साथ विकास की ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तथा संपूर्ण विश्व इसकी आर्थिक शक्ति को भी स्वीकार करने लगा है। संपूर्ण विश्व भी भारत को, क्योंकि प्राचीन काल में भारत विश्व का गुरु हुआ करता था, अब धीरे धीरे भारत उसी स्टेज की ओर आगे बढ़ रहा है, तो संपूर्ण विश्व भी धीरे धीरे इस चीज़ को स्वीकार करने लगा है। लेकिन इस विकास के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब बहुत सारी कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य में चुनौतियां तो होती ही होती है। तो चुनौतियों को सामना करने के साथ साथ भारत आगे भी बढ़ रहा है। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, जन सामान्य की चर्चाओं, इंटरनेट आदि से मिलने वाली विभिन्न सूचनाओं पर हम विचार करें तो हमें ये पता लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न अनेक चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है मूल्य वृद्धि। यानी तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई। जो महंगाई है वो मूल्य वृद्धि, गरीबी, लगातार जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ पे गरीबी का जो स्तर है और गरीबी की जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी की समस्या भी सबसे ज़्यादा, मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी, ये हमारी अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। ये कम ज़्यादा, कहीं कम और कहीं ज़्यादा चलती रहती है। संभवतः सर्वाधिक गंभीर समस्या, 3 महत्वपूर्ण समस्या है: मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी। ये समस्याएं कमोबेश का कहीं कम और कहीं ज़्यादा एक साथ जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक निरंतर बनी हुई है। यानी स्वतंत्रता के जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अभी तक ये ऐसे कैसे बनी हुई है। गरीबी तथा बेरोजगारी को भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या। अब इसने कहा है कि गरीबी तथा बेरोजगारी को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख और सामाजिक आर्थिक समस्या अगर कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति यानी आश्चर्य की बात नहीं होगी। यानी जो हमारी गरीबी और बेरोजगारी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे सामाजिक और आर्थिक समस्या है, एक समाज विशेष के कारण। और यह अपन बात करें किसी एक समाज, पर्टिकुलर समाज नहीं, समाज के अलावा भी अगर बात करें तो अपने देश के अंतर्गत यानी गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों की जो संख्या है उस संख्या से हमारे कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इन समस्याओं के कारण न केवल अर्थव्यवस्था को नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि अपितु समाज को भी अनेक प्रकार की हानियाँ, इसकी वजह से जिन ऐसे समाजों को भी क्या करती, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है और इससे बहुत सारी हानियाँ उनके सामने या बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ जाती है। जिसके संबंध में हमारी सामान्य समझ और ज्ञान को व्यापक बनाने की दृष्टि से हमें इनका अर्थ, स्वरूप, कारण, परिणाम। अब बात कर रहे हैं अपन कि सबसे पहले अपन ने बात की मूल्य वृद्धि क्या होती है, वो कैसे होती है, उसके क्या कारण है और कैसे किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं और किस प्रकार हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज। तथा रोकने के उपायों की प्रारंभिक जानकारी का होना भी हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूल्य वृद्धि। इस मूल्य वृद्धि का दूसरा नाम है मुद्रास्फीति। मुद्रा की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होना जो मूल्य वृद्धि है। किसी वस्तु 5 रुपये की आती है, 5 के स्थान पर अगर उसके नेक्स्ट टाइम उसी वस्तु को अपन लेने जाते हैं तो वही सेम क्वांटिटी की मात्रा यानी मात्रा सेम रहती है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो ये मूल्य वृद्धि की सूचक है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। अब हमें प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है अपने जीवन या मानव जीवन में जो अति आवश्यक चीज़ें होती है उसके लिए हमें बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुओं को क्रय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। आपने भी निश्चित ही कभी कपड़े, जूते, खिलौने, चप्पल, मिठाई, आइसक्रीम आदि खरीदी होगी या अपने परिवारजनों को परिवार की आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते हुए देखा होगा। दोनों में से एक चीज़ है, या तो अपन ने खुद परचेज की होगी या फिर घर परिवार वाले जो है वो खरीदते हैं। तो ये अपने घर में तो उत्पादित होती नहीं है, जाहिर सी बात, हम सारी चीज़ें कहाँ से लेकर आते हैं? मार्केट से। वस्तुओं के क्रय के दौरान, अब वस्तु जब हम खरीदते हैं उस दौरान सामान्यतः देखने को मिलता है कि अधिकांश वस्तुओं के लिए हमें पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ी। जैसे पिछले वर्ष यानी जो हमने जो सामान आज लेके आए वही सामान पिछले वर्ष लाए थे वो
मान लो अपन बात करें कि 4,000 की हम शॉपिंग करके आए और जितना सामान पिछले साल लाए थे उतना ही सामान इस बार लाए और इस बार वही सामान अगर 5,000 का मिल रहा है तो 1,000 रुपये की तो वृद्धि हो गई ना, उससे रेटों में वृद्धि हो गई। क्वांटिटी यानी मात्रा हमारे पास सेम है लेकिन मात्रा के साथ उसकी मूल्य की में वृद्धि हो गई। तो इसकी बढ़ती कीमतों के परिदृश्य को मूल्य वृद्धि के तो इस बढ़ती हुई कीमतों के परिदृश्य को मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि के लिए आर्थिक यानी पैसों के रूप में मूल्य वृद्धि के लिए कौन से शब्द को यूज करते हैं? मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कीमत क्या होती है? कीमत की परिभाषा देखिए, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय आदान प्रदान होता है या उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। जब किसी वस्तु को हम सामने वाले से कोई वस्तु लेते हैं और कोई वस्तु देते हैं तो उसके बदले में जो धन प्राप्त करते हैं वो धन क्या कहलाता है? उसकी कीमत कहलाता है। पारिभाषिक तौर पर सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि क्या कहलाती है? सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो सामान्य कीमत स्तर जो कंटिन्यू कीमत स्तर चल रही है उसमें सतत यानी लगातार होने वाली जो वृद्धि है उसको अपन मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। ये अनेक वस्तुओं अर्थात वस्तु समूह के लिए कीमत में औसत वृद्धि को दर्शाती है। ये संभव है कि बाजार में आप सब्जियों की कीमतों में वृद्धि अनुभव कर रहे हैं। आज लगातार सब्जियों की कीमतें बढ़ती जा रही है। समाचार पत्र कम होती मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के बारे में आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से ये सूचनाएं प्रकाशित होती है कि आज इसकी रेट इतनी बढ़ गई, आज इसकी रेट इतनी बढ़ गई। तो ये जाहिर सी बात है, मार्केट में समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। इसके विपरीत ये भी संभव है कि आप किसी वस्तु या कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी महसूस कर रहे हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी डिमांड कम हो गई है तो उन वस्तुओं की कीमतों में क्या है? कमी भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं सारी की सारी वस्तुएं बढ़ रही हो, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमत कम भी होती है। लेकिन समाचार पत्र बढ़ती मुद्रास्फीति बताते, कभी कम वाले के बारे में डिस्कस या अब समाचार पत्रों में कम पढ़ने को मिलता है लेकिन बढ़ती हुई वस्तुओं के बारे में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं यानी वस्तु समूह, अब एक वस्तु को नहीं लेकर के वस्तुओं के एक समूह को की कीमतों के औसत स्तर, अब ये एक परिभाषा है। मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था के अनेक वस्तुओं यानी अनेक वस्तुओं का मतलब बहुत सारी वस्तुओं का एक समूह की कीमतों के औसत स्तर, सामान्य कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि, न किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि बल्कि संपूर्ण समूह में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। किसी एक वस्तु की कीमत का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं कहलाता बल्कि संपूर्ण वस्तुएं जो होती है उनकी वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अब अपन बात करें मुद्रास्फीति का माप कैसे किया जाता है, तो मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है, यानी इसकी समय समय पर माप होता रहना चाहिए, इसका पता लगता रहना चाहिए। अतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति की दर के मापन हेतु अलग अलग प्रकार की कीमत सूचकांक का निर्धारण करती है, अलग अलग प्रकार के कीमत सूचकांक बनाती है। इसके लिए मुद्रास्फीति को मापने के लिए सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार की कीमत सूचकांक तैयार किए गए। इन सूचकांकों में किस के माध्यम से मुद्रास्फीति को मापा जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक, यानी किसी वस्तु जो लेकर आता है मार्केट से, अपन लेकर आते हैं, अपन आवश्यकता वाली एक वस्तु परचेज करते हैं तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं हो बल्कि थोक में, यानी जो सामने वाला जो व्यापारी होता है वो ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं परचेज करता है, थोक में जो वस्तुएं लाता है तो उनकी कीमतों में होने वाली वृद्धि। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अब उपभोक्ता का कार्य क्या होता है? किसी वस्तु को परचेज करना, उसका उपयोग करना, तो उपभोक्ता के आधार पर भी इसका निर्धारण किया जाता था, यानी इसकी माप के सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक से भी अपन मुद्रास्फीति का पता लगाते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी हम मुद्रास्फीति के बारे में जान सकते हैं, और राष्ट्रीय आय अस्फीति गिरती हुई राष्ट्रीय आय से भी हम अपनी मुद्रास्फीति यानी कीमत बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये सूचकांक एक निश्चित वस्तु की या समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन में से मापा जाता है। इसने कहा है कि मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन में उसका माप किया जाता है। सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं और सूचकांक दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को, यानी कौन सी वस्तु में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी कीमत में कैसे वृद्धि हुई, तो वो चीज़ों के बारे में ये दर्शाते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब भारत की बात करें कि हम बात कर रहे थे अभी मुद्रास्फीति की, अब बात करें भारत में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है। भारत में मुद्रास्फीति की दर को सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है।
भारत में मुद्रास्फीति को मापने का एक तरीका अपना रखा है थोक मूल्य सूचकांक। वस्तुओं को शब्दों में मापा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही उच्च मुद्रास्फीति की दर भारत में के लिए गंभीर समस्या बनी हुई। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक ये मुद्रास्फीति यानी बढ़ती महंगाई आज भी हमारे देश के लिए समस्या बनी हुई है। यद्यपि 1950 ईस्वी के दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर 1.7% थी, लेकिन 1960 के दशक में ये 6.4% यानी सीधे 1.7% से बढ़कर के 10 वर्षों में कितनी बढ़ गई, 6.4% हो गई। इस 70 के दशक में ये 9% के ऊपर पहुंच गई और ऊंची मुद्रास्फीति का ये दौर 1995 तक वैसे ही चलता रहा। इसके पश्चात मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखने को मिली, यानी इसके ऊपर हमने सरकार द्वारा बहुत सारे नियंत्रण स्थापित कर दिए गए, जिसकी वजह से ये कमियां मिली। 2000 से 2011-12 के मध्य ये लगभग 4.7 पर बनी रही, यानी जो 9 से ऊपर पहुंच गई थी वो धीरे धीरे वापस नियंत्रण में आई। तो ये भारत के संदर्भ में कि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको मापने का तरीका क्या है, थोक मूल्य सूचकांक से। कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने की इकाई कौन सी है, तो उसके लिए अपन कौन सा सूचकांक काम में लेते हैं, या भारत में मुद्रास्फीति को मापने वाले सूचकांक का नाम बताइए। तो थोक मूल्य सूचकांक से ही भारत की मुद्रास्फीति के बारे में मापा जाता है। अब मुद्रास्फीति से क्या हानियाँ होती है, सीधी सी बात है, मुद्रास्फीति से मान लो अपनी इनकम तो वही है और अपन परचेजिंग पावर अपनी जो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मुद्रास्फीति के कारण कम हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति ये अनुभव कर पाता है कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ी। एक सामान्य प्रतिदिन कमाने वाला जो व्यक्ति होता है, जब वो सामान लेने जाता है तो उसकी इनकम से ये पता लगता है कि इतने पैसे में मैं पिछली बार इतने सामान लाता था, इस बार अपने को इतना सामान मिल रहा है। तो वो ये चीज़ों को महसूस कर पाता है क्योंकि उसको उसी सामान की अधिक कीमत देनी पड़ती है। लेकिन वास्तव में ये समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। मूल्य वृद्धि व्यक्ति या राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। राष्ट्र की इनकम को भी कम करती है और व्यक्ति की इनकम को भी कम करती है। मूल्य वृद्धि व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक है। इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व के वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति या मुद्रा के मूल्य को तेज़ी से गिरती स्थिति की वजह से क्या होता है, लगातार हमारे को उपभोक्ता को और सरकार दोनों को इसके लिए से हानियाँ होती है। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति यानी खरीदने की जो पावर है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को क्या करती है, बताने का काम या दर्शाने का काम करती है। मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को सबसे ज़्यादा हानि होती है। निश्चित वेतन, एक व्यक्ति होता है कि वो महंगाई के साथ साथ उसकी इनकम जो होती है या मंथली इनकम जो होती है उसमें भी इंक्रीमेंट मिलता रहता है, यानी उसको भत्ते के तौर पर महंगाई का भत्ता मिलता रहता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो निश्चित वेतन और निश्चित मजदूरी पर कार्य करता है, ऐसा वर्ग भी होता है। तो उस वर्ग के लिए ये सबसे ज़्यादा घातक होती है। इस वर्ग को के समान कार्य और सेवाओं के लिए क्या करना पड़ता है, जो पिछली बार वो सामान प्राप्त कर रहे थे उन्हीं सामानों को प्राप्त करने के लिए उनको अधिक राशि देनी पड़ेगी, लेकिन उनकी जो इनकम है वो निश्चित है। मुद्रा प्राप्त सामान मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे बचतकर्ता की बचत का मूल्य भी गिरने लग जाता है। हमारे पास बचत होती थी, वो बचत भी क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लग गई। ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उससे मुद्रास्फीति जो होती है उससे उसको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा वापस चुकानी होती है। कम मूल्य वाली मुद्रा उनको, अब ये ऋणी को ऋण कौन, अपने देश के अंदर का तो फिर भी इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन अपन ने यदि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर कोई ऋण ले रखा है भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उनको क्या है, अपने मूल्य की अपेक्षा क्या होता है, अपना जो सस्ता दाम वाला जो मूल्य होता है वो उनको चुकाते हैं और उनके बदले में अपने को डॉलर प्राप्त होते हैं। तो डॉलर वाली जो कीमत है, तो ऋणी व्यक्ति को इससे क्या होता है, थोड़ा बेनिफिट मिलता है। कम मूल्य वाली मुद्रा वापस चुकानी होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय, धन के वितरण आदि पर भी असर पड़ता है, जिसका अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। यानी इसका विस्तारित रूप से हम आगे जब पढ़ेंगे तो आगे की कक्षाओं का मतलब होता है जब अपना स्तर 10th क्लास से 11th 12th में पहुँचेंगे तो इस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। फिर सार रूप में कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति विकास के लाभों को समाप्त कर देती है और इसे नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा महसूस की जाने लगी। आज इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना अति आवश्यक हो गया है। मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित और लागत प्रेरित स्वरूप, अब दोनों नाम से पता चल रहा है कि मुद्रास्फीति किसी वस्तु का निर्माण जब अपन करते हैं तो अब उस वस्तु की डिमांड कितनी है। अगर मार्केट में
वस्तु हमारे पास 2 है, लेने वाले 4 है, तो ऑटोमेटिक क्या होती है, उसकी कीमत में वृद्धि होती है, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। एक होती है कि लागत, उस वस्तु के निर्माण में ही पैसे ज़्यादा लगे हो, उसकी वजह से उसकी कीमत वृद्धि हुई, तो दोनों ही प्रकार से इसकी कीमतों में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति को कौन निर्धारित करता है, अर्थात मुद्रास्फीति की किस कारण से निर्धारित होती है, कैसे बढ़ती है, तो ये कभी कम हो तो कभी ज़्यादा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति, समग्र मांग यानी जितनी हमारे पास डिमांड है उस डिमांड और समग्र पूर्ति कितनी मात्रा में अपन आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं, तो उनकी समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणाओं के द्वारा मूल्यवृद्धि के मांग प्रेरित और लागत प्रेरित स्वरूप को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। समग्र मांग का स्तर उपभोग हेतु मांग, निवेश, वस्तुओं की मांग, सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय तथा विदेश क्षेत्र को विशुद्ध निर्यात का योग होता है। समग्र पूर्ति का तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए गए संसाधनों और उपलब्ध तकनीकों से हम उत्पादित करने का काम करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति जो है, ये मुद्रास्फीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक है। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच में उत्पन्न होने वाला असंतुलन कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। जब समग्र मांग में वृद्धि यानी डिमांड बढ़ती है, लोग किसी वस्तु की मांग करते हैं, तो समग्र पूर्ति में क्या हो जाती है, उस समय हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, और यह दोनों स्थितियों में एक साथ उत्पन्न हो जाए तो अर्थव्यवस्था में की कीमतों पर क्या हो जाता है, ऊपर से और दबाव बनता है। और समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे मांग जब इसको दोनों शब्दों को अलग अलग समझना है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। तो इसने कहा है कि मांग के ऊपर जब मांग डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड के आधार पर यदि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, समग्र पूर्ति में कमी आती है और दोनों स्थितियों एक साथ उत्पन्न हो जाए तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बनता है, और इस दबाव के कारण समग्र मांग में वृद्धि हो जाए तो उसे बढ़ती हुई मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। और लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट हो जाए तो मुद्रास्फीति कौन सी होगी, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाएगी। मुद्रास्फीति के कारण, अब ये जो मुद्रास्फीति वाला जो कारण है, ये पूरा टॉपिक, इसमें कुछ पॉइंट नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी, नेक्स्ट वाले पेज में भी है, तो इसको अपन कल स्टार्ट करेंगे। आज अपने को केवल इन चीज़ों को समझना है। मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति होती क्या है, इसकी परिभाषा, तो इन चीज़ों को लिखने का प्रयास करना, कॉपी के अंदर नोट करने का प्रयास करना कि मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, मुद्रा का माप कैसे किया जाता है, भारत में मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, या मुद्रास्फीति से कौन कौन सी हानियाँ होती है, और मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है। तो इन चीज़ों के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करें। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।